अगला, जय हिंद, मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और भाई मेरे आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आज लेके आया हूँ। और जितने भी भाई बंधु हो, जितने भी छात्र हो, सब बच्चे जुड़ के देखोगे और ऑब्जेक्टिव जहाँ जितना अच्छा हो सके उतना प्रिपेयर करोगे। और ये मॉडल सेट की तरह मैं लेके आता मतलब आया हूँ। ये हम लोग का मॉडल सेट नंबर 2 है। और भाई 70 में से ये देखना है कि कितना सही कर पा रहे हो। इसलिए जो बच्चे जो भी हो वो करना है क्या, नंबरिंग करके अपना 1 से 70 तक कर लेना है। और जो लगे अपना टिक आउट करते जाना और देखना भाई तैयारी कहाँ तक हुआ, कहाँ तक तैयारी नहीं हुआ। सो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन भाई कह रहा है कि धातु, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। और कह रहा है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोला के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देख भाई ध्यान से देखा जाए, यहां कह रहा है एगो गोला है, एक गोला है। अगर गोला के सतह से यहां तो काला ही चलेगा। हाँ, एक गोला ऐसे का गोला है, गोला है। अगर गोला के सतह से भाई अंदर जाएंगे तो ई का वैल्यू पूछ रहा है, तो गोला के भीतर सभी जगह विद्युत क्षेत्र का वैल्यू भाई कितना होता है, 0 होता है। गोला के भीतर सभी जगह, चाहे केंद्र में बोला जाए या कहीं भी बोला जाए, तो गोला के भीतर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भाई हमें कितना होता है, हमेशा 0 होता है। हमेशा सदैव उसका मान क्या होता है, सदैव उसका मान 0 होता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, सर्वत्र शून्य होता है। याद रखना है, गोला के भीतर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अंदर पूछे या केंद्र में पूछे, कहीं भी पूछता है, अगर गोला के भीतर का चर्चा करता है तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भाई मेरी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे आता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई हाँ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। अब कह रहा है भाई कौन सदिश राशि, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया विद्युत फ्लक्स, भाई विद्युत फ्लक्स कौन सा राशि है, अदिश राशि होता है। विद्युत विभव, ये भी अदिश राशि होता है। फिर बोल रहा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी क्या होता है भाई मेरे, अदिश राशि होता है। ये भी अदिश राशि होता है ना, ये अदिश राशि होता है। फिर कह रहा है विद्युत तीव्रता, तो भाई मेरे विद्युत तीव्रता कौन सा राशि होता है, ये मेरा सदिश राशि होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आगे आता हूं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पूछ रहा है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है भाई, कोई बिंदु है, कोई बिंदु आवेश है, इस पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सही से लगा नहीं है। एक मिनट भाई, इसको देखो तब तो बना इसको। ठीक है, तो एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा E बराबर कितना होगा, F/Q होता है ना। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E बराबर F/Q। ऑप्शन में हम लोग का बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे आता हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ये क्वेश्चन हम लोग का 4 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो भाई पृष्ठ घनत्व की मतलब क्या होता है, तो किसी वस्तु के या किसी प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है वो उसका पृष्ठ घनत्व कहलाता है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q/A होता है। ये हम लोग का भाई आंसर होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। इसका ऐसा मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, सब बच्चा को पता होगा, AT/L-2 होता है, AT/L इनवर्स 2 होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसका सिग्मा इज इक्वल टू कितना, Q/A हो गया। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A हो गया। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे कि R दूरी पर दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। भाई निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो अब एक चीज ध्यान से देखा जाए, निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो देख भाई, अगर मान ले दो डायपोल है, एक डायपोल ये रहा है, एक डायपोल ये रहा, बोला ना कि R दूरी पर स्थित दो विद्युत द्विध्रुव है, मतलब इसके बीच का दूरी कितना है, R दिया हुआ है। तो कह रहा है बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो भाई स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर, यहां जगह कम है, कहां पर दे दूं जगह तो यहां पर लिखता हूं, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p1 इंटू वेक्टर p2, और p2 हो गया, फिर माइनस में हो गया 3 वेक्टर p इंटू आर कैप, p1 इंटू हो गया वेक्टर p2 इंटू हो गया आर कैप। अब बाय होता है, बाय पूरा का होता है भाई मेरे आर क्यू होता है, ऐसा कुछ होता है, ये होता है, ये ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है, ये होता है दो निकाय के मतलब दो द्विध्रुव के बीच में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए ना कि यू क्या होता है, यू प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, 1/r³ होता है। अगर ये r ऊपर चल जाए तो कितना हो जाएगा, r के पावर -3 ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन से हो जाएगा, r के पावर -3, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहां से करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भाई हम लोग का यहां से करेक्ट जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक बोल रहे हैं, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक बोल रहा है, हाँ विद्युत तीव्रता का SI मात्रक बोल रहा है। तो भाई सबको पता है कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है, E बराबर F/Q होता है। तो भाई रे फोर्स के लिए कूलम होता है, सॉरी फोर्स के लिए न्यूटन होता है और आवेश के लिए कूलम होता है। तो विद्युत तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी यहां से करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन भाई बोल रहा है कि विद्युत निर्वात का विद्युतशीलता, ये क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया, निर्वात का विद्युतशीलता कह रहा है भाई मेरे कि निर्वात का विद्युतशीलता पूछ रहा है। तो सब बच्चा को पता है निर्वात का विद्युतशीलता कितना होता है, कितना होता है भाई, तो ये होता है 8.854 और 10 के पावर -12 एफ फैराडे पर मीटर। 10 की पावर -12 खोज भाई कहां पर है, ये रहा 10 की पावर नहीं ये नहीं रहा, ये रहा 10 की पावर -12 ना, 8.854 और 5 10 की पावर -12 F/m। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए यहां से करेक्ट हो रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब भाई मेरे ऐसे ही एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, है ना। अगला बोल रहा है बच्चा रे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चा मेरे SI मात्रक पूछ रहा है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या, तो P इज इक्वल टू होता है ना Q गुना में 2L होता है। 2L क्या लंबाई होता है, ऑब्वियसली 2L लंबाई होता है, द्विध्रुव का लंबाई 2L होता है। तो आवेश के लिए कूलम और लंबाई के लिए मीटर, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कितना होता है बच्चा मेरे, कूलम इंटू मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा, बी यहां पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे आता हूं। अगला कह रहा है बुआ रे कि कूलम का प्रमेय है। भाई देख बच्चा, सब बच्चा को पता है कूलम का प्रमेय है। कूलम का प्रमेय क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का क्या है, कूलम का प्रमेय होता है। याद रखना कूलम का प्रमेय जब बोलिएगा तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये कैसे निकलता है, तो भाई रे ऐसे करके एक बॉक्स लोगे ना, एक बॉक्स लोगे, ऐसे को बॉक्स ऐसे करके एक बॉक्स लोगे, अब बॉक्स पर प्लस आवेश रख दोगे, तो बॉक्स होता है ना, प्लस डाल दोगे तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता आता है ये पूरा का पूरा प्लस होता है, ये पूरा का पूरा प्लस होता है, ये पूरा का पूरा प्लस होता है। तो यहां पर जब निकालोगे ना r दूरी पर, तो इसके कारण दिशा का इधर होता है, इसके कारण दिशा कहां इधर ही होता है, तो दोनों कारण दिशा जुड़ जाता है। तो एक प्लेट के कारण कितना, E बराबर होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको भी जोड़ दोगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जोड़ने पर कितना चला आता है, यहां बना देता हूं, E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अब प्लस में कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई मेरे जोड़ने पर आता है 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया तो सिग्मा बाय कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया भाई, यहां से ए हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, आप सवेरे आ गए सर, आ गया तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। अब 9 के बाद भाई मेरे 10 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 कहां गया, 10 इधर ही होगा।
हाँ 10 में भाई बोल रहा है, यहाँ 10 नंबर देखा जाए, कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है। तो भाई देख ये क्या, ये कूलम नियतांक होता है। और कूलम नियतांक हर बच्चा पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है, R स्क्वायर होता है। और यहाँ जो देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा क्या होता है, कूलम नियतांक होता है। और कूलम नियतांक का भाई मेरे मान कितना होता है, ये मान होता है 9 × 10 के पावर होता है 9 Nm स्क्वायर। बाई क्या होता है, कूलम का स्क्वायर। अब खुश भाई ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, जहां पे हमारा ऑप्शन होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो देखा जाए 9 × 10 की पावर 9 Nm स्क्वायर, ये -2 मतलब क्या, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो पावर माइनस से, सॉरी प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा, ऑप्शन हम लोग का यहाँ से ए, यहाँ से करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ये माइक हमेशा बीच में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है वो अरे कि वोल्ट मीटर मापता है। अब भाई वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, ये वोल्टता को नापता है या विभवांतर को नापता है ना। यानी कि किसी बिंदु पर कितना वोल्टेज है, अगर ये नापना होगा तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। या दो बिंदु के बीच में कितना विभवांतर है, अगर भाई मेरे ये नापना होगा तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। करंट को मेजर करना है, एमीटर का यूज करेंगे। प्रतिरोध को मेजर करना है तो विभव मापी का यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर का। वोल्टेज नापना है तो वोल्टमीटर का यूज करेंगे। अगर परिपथ में करंट है या नहीं, अगर इसकी जानकारी हमें चाहिए तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, है ना। और या उच्च प्रतिरोध नगण्य प्रतिरोध का अगर मापना हो तो हम लोग किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है भाई मेरे वोल्ट मीटर मापता है, ये किसको मापता है, तो ये मापता है विभवांतर को मापता है ना। प्रतिरोध नापने के लिए भाई पोटेंशियोमीटर, और धारा नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर का। इनमें से कोई नहीं के लिए कुछ का उपयोग नहीं करते हैं, या जो आएगा सबका उपयोग कर लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है, 5 माइक्रोफैराड। मतलब कि वर्षा का क्या है, 64 बूंद मिला हुआ है और हर बूंद का धारिता कितना है, 5 माइक्रोफैराड। कह रहा है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की धारिता पूछ रहा है। बच्चा मेरे बड़े बूंद की जब भी धारिता पूछिए, याद रखो बड़े बूंद की धारिता पूछे जिसको हम लोग सीरियस मानते हैं, सीरियस मानते हैं। अब बड़े बूंद की धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पर क्यू रूट लगा देना है और यहां क्या कर देना, यहां पर एन लगा देना, अगुना में कर देना सी। ये फॉर्मूला होता है, जब भी बोलेगा कि बड़े बूंद की धारिता निकालना है, छोटा बूंद का धारिता दे देगा, बूंदों की संख्या दे देगा। और जब भी बोलेगा निकालने के लिए तो भाई लोग ऐसे ही बनाना है। तो वर्षा का कितना बूंद है भाई, 64 को बूंद दिया हुआ है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया क्यू रूट 64 हो गया, और सी का मान हो गया 5। तो 64 मतलब कितना, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 हो गया। तो यहाँ पर लगा लो 4 गुना कितना, 5 हो गया। तो हम लोग का आंसर हो गया 20 माइक्रो फैराड, हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। तो बच्चा लोग 20 माइक्रो फैराडे का है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ से करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का, और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हम लोग का 12वां क्वेश्चन है। आगे आता हूं, अगला क्वेश्चन देखो, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई लोग, ये क्या कह रहा है वो देखो। ये बच्चा क्वेश्चन में जो ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ बच्चा लोग गलत कर ही देता है। कह रहा है अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनका विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। भाई तो सब देख, अधिकांश बच्चा यही बोलेगा कि सर यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, दूरी का मान R है, तो U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 इंटू Q2 बाई कितना, R हो गया। मतलब U प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब भाई मेरे U इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ क्या बोल रहा है, दूरी बढ़ा दी जाए, तो दूरी बढ़ा देंगे तो ऊर्जा का मान घट जाएगा। ये तो सही है, ये तो सही है। तो भाई एक तथ्य तो देख रहे हो, एक फेस तो देख रहे हो, और दूसरा फेस को काहे भूल रहे हो। यहाँ पर आवेश भी तो Q1 Q2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियर किया क्या कि आवेश कौन सा है, धन आवेश है ऋण आवेश है। भाई यहाँ पर तो क्लियर नहीं किया। अगर मान ले भाई समान आवेश होगा, अगर दोनों को दोनों समान आवेश है तो इस केस में क्या होगा, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान घटेगा, दूरी बढ़ाएंगे तो भाई मेरे ऊर्जा का मान घटेगा। लेकिन अगर यही विपरीत आवेश होगा, अगर ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए और तब दूरी को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का भाई मान मेरे बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। इसका मतलब कि समान आवेश है और दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान भाई मेरे घटेगा, और असमान आवेश है और तब अगर दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इस चीज को याद रखना। इसका मतलब कि यहां पर सिर्फ दूरी पर डिपेंड न करके ये कहां डिपेंड करता है, ये आवेश पर भी डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, घट सकता है या बढ़ सकता है। इसका ऑप्शन ए और बी मतलब क्या,
इसका ऑप्शन सी होगा, घटेगा भी बढ़ेगा भी, लेकिन बहुत बच्चा ऑप्शन बच्चा मेरे यहां पर ए लगा के भाग जाएगा। अगर ए लगाएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। एक तथ्य तो बोलता है इसका आंसर ए होगा, लेकिन एक तथ्य यह भी बोलता है इसका आंसर ए के साथ साथ बी भी होगा, तो ए बी कहां है, सी में। ऑप्शन हम लोग का सी यहां से करेक्ट हो गया। ठीक है, और ये बच्चा याद कर ले, बिहार बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखे लग रहा है बिहार बोर्ड में, इस क्वेश्चन को लेके चलना है। आगे कह रहा है बच्चा लोग कि ये 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। कह रहा है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होगी। भाई आवेशित चालक है, इसका ऊर्जा कितना, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। भाई ई ऊर्जा के लिए ई का भी प्रयोग करते हैं और हम लोग यू का भी प्रयोग करते हैं, तो ई इज इक्वल टू कितना 1/2 CV का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हम लोग का बच्चा मेरे कौन सा, यहां से ऑप्शन हम लोग का बी यहां से करेक्ट हो रहा है। ठीक है, कहीं पर लगे कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बच्चा लोग कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, बंद थोड़ी है। मैं कमेंट बॉक्स में खोल के ही मैं रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ना बच्चा सबको समस्या होगा तो बजबे करेगा, वो बजेगा, बोलेगा ही वो। अब कह रहा है कि यदि समान धारिता C1 का n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा है तब समतुल्य धारिता होगा। तो भाई मेरे अगर समांतर क्रम में बोलेगा, अगर समांतर में जुड़ा हुआ, लेकिन सबका धारिता क्या बोले, समान बोल रहा है, समान बोल रहा है, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, समांतर के लिए फॉर्मूला होता है, ऐसे होता है। समांतर के लिए फॉर्मूला भाई मेरे क्या होता है, समांतर के लिए फॉर्मूला होता है कि CP इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस में C2 प्लस C3 होता है, ऐसे प्लस डॉट 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 टू कहां तक, n तक, और सबका धारिता C1 दिया हुआ है, तो C1 प्लस C1 प्लस C1 प्लस डॉट 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 टू कहां तक, तो n तक। तो भाई मेरे कितना हो गया, n C1 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, यहां से ऑप्शन नंबर हम लोग का C यहां से करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। भाई विद्युत लेपन में क्या होता है कि एसी करंट जो होता है, एसी करंट से जब विद्युत लेपन होता है तो जो धातु पर जो जिसका भी लेपन होता है वो आयन क्या होता है, समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है, मतलब कहीं पर मोटा कहीं पर पतला लेपन हो जाता है। लेकिन डीसी से क्या होता है कि डीसी करंट जो होता है वो एक समान होता है, इसका वैल्यू नहीं बदलता है, जिस कारण से क्या होता है कि उस पर जो लेपन का जो परत होता है, आयन का जो परत होता है वो समान रूप से होता है। इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं भाई, हम लोग उपयोग करते हैं डीसी का, हम लोग यूज करते हैं, यानी कि दिष्ट धारा का हम लोग यूज करते हैं। याद रखना भाई, विद्युत लेपन में व्यवहार करने मतलब विद्युत लेपन में कौन सा करंट हम लोग यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कौन सा, तो डीसी हम लोग का इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, बहुत आसान, एकदम सिंपल क्वेश्चन सब है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है और सिंपल क्वेश्चन है। यहां कर है भाई कि यानी किसी चालक के संवहन वेग मतलब अनुगमन की वेग क्या होता है कि वह वेग जिसके कारण क्या हो, मतलब विभवांतर के अधीन जब बैटरी के दोनों सिरा के बीच में विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से तार के एक सिरा से दूसरा सिरा तक जाता है वही वेग हम लोग का अनुगमन वेग कहलाता है। इसका सिंबल क्या होता है, VD होता है, और VD इज इक्वल टू बच्चा मेरे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू होता है E इंटू ई बाय M इंटू टाउ होता है। तो देख भाई VD प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ना, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ऑप्शन में हम लोग का कौन सा, ऑप्शन में हम लोग का यहां से ए यहां से करेक्ट हो रहा है। आगे आता हूं, 17 हो गया ना, 17 के बाद चलते हैं इधर। सत्रह के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, 18 बच्चा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन धारा घनत्व के लिए सही है। भाई धारा घनत्व का फॉर्मूला पूछ रहा है भाई, तो धारा घनत्व मतलब क्या होता है, J बराबर कितना होता है, I/A होता है, ये धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन हम लोग का बी यहाँ से भाई मेरे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, धारा घनत्व का फॉर्मूला हो गया J बराबर I/A हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गतिशीलता के लिए सही है। भाई गतिशीलता पूछ रहा है, गतिशीलता, हाँ ठीक है, गतिशीलता को पूछ रहा है। तो गतिशीलता का तो फॉर्मूला यह एक अनुपातिक राशि होता है, मैं बता चुका था, जो किसके अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। यानी गतिशीलता का ऑप्शन में हम लोग का कौन सा यहाँ से VD मतलब म्यू इज इक्वल टू VD बाय कितना होता है, E होता है, जहां VD क्या होता है, अनुगमन वेग होता है, और E हम लोग का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो, यानी विद्युत क्षेत्र होता है हम लोग का।
बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है भाई। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। अगर बच्चा लोग देख फिजिक्स का एग्जाम होता है ना, तो मतलब बच्चा लोग सोचेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि बनाया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिक्स का एग्जाम बहुत सिंपल होता है। अगर बच्चा लोग क्वेश्चन बैंक कर ले सही से, अगर क्वेश्चन बैंक को देखा जाए सही से, तो याद रखना एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का बाहर नहीं जाने वाला है। सारा का सारा क्वेश्चन कहां से मिलेगा? क्वेश्चन बैंक से ही मिलेगा। और 70 में से 35 क्वेश्चन आराम से बना के आओगे भाई, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना के आओगे। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स नहीं है ना, या इंग्लिश हिंदी नहीं है, ये फिजिक्स है। अगर फिजिक्स में थोड़ा भी माइंड अगर यूज कर लोगे भाई, तो 70 में से 35 आराम से स्कोरिंग कर लोगे। बहुत सिंपल स्कोरिंग करना है ना। अब आगे देखो, यहां करे भाई कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। भाई एम्पियर घंटा बोल रहा है, तो एम्पियर मतलब कितना हो गया? एम्पियर मतलब आवेश हो गया, ये आवेश लगा लो। सॉरी, एम्पियर मतलब धारा हो गया, ये धारा हो गया, ये धारा हो गया। और घंटा मतलब ये क्या हो गया? समय हो गया, समय हो गया। तो भाई धारा गुना समय किसका फॉर्मूला है? तो आवेश का फॉर्मूला होता है ना। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना? I गुना टी। तो I के मतलब क्या? धारा हो गया, T मतलब समय हो गया। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा भाई मेरे? तो ये आवेश का मात्रक हो गया, ये आवेश का मात्रक हो गया, ये आवेश का मात्रक हो गया। ठीक है, आ गया। तो अब कह रहा है बुआ रे कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। भाई मेरे 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? तो 1 घंटा में कोई विद्युतीय उपकरण अगर 1 किलोवाट शक्ति का खपत करता है, तो 1 किलोवाट शक्ति खपत करता है भाई, तो वही कहलाता है 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। और 1 किलोवाट घंटा क्या? ये ऊर्जा होता है। और ये कितना ऊर्जा होता है भाई मेरे? तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको सॉल्व किया जाए 1 किलोवाट घंटा को, तो ये आने वाला है 1 किलोवाट घंटा सॉल्व करना है ना। ठीक है, मैं यहां पे सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। 1 किलोवाट घंटा बोल रहा है, तो इसको 1 किलोवाट गुना में क्या कर सकते हैं? 1 घंटा कर सकते थे। 1 किलोवाट कितना होता है? ये 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। गुना 1 घंटा में कितना? 3600 सेकंड होता है, ऐसे होता है। तो लिख सकता हूं 3.6 और 10 के पावर कितना हो जाएगा? तो देखना 3 को सुना यहाँ पे भाई मेरे, और 2 सुना 3.6 कर रहे हैं, तो 3 को सुना यहां से भी आएगा, तो पावर कितना हो गया? 6। और वाट इंटू सेकंड क्या होता है? जूल होता है। तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा? यहां से डी हम लोग का करेक्ट हो रहा है। यानी कि इसको अब हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका भाई मेरे ऑप्शन कौन से हो गया? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल हम लोग का यहां से करेक्ट आंसर भाग रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, यहां कह रहा है कि धातु के बने किसी गोले की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनीय गति कैसी होती है? बोल रहा है त्वरित होता है, अवमंदित होता है, एक समान होता है, इनमें से कोई नहीं। भाई याद रखना, ये कैसा होता है? अवमंदित होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है कि धातु के बने किसी गोले के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी गति कैसी होती है? अवमंदित होती है। इस चीज को याद रखना, अवमंदित होती है। आगे कह रहा है बुआ रे कि एमीटर का प्रतिरोध कितना? 0 होता है। एमीटर का प्रतिरोध तो 0 होता है। और यहां पर देख भाई कह रहा है कम होता है। नहीं भाई, कम होता है? बिल्कुल नहीं होता है कम। अरे 0 कम में अंतर होता है ना भाई। ये ना बोला है हाँ बहुत कम, सही है। फिर यहां बोल रहा है ज्यादा, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा। तो ये क्या होगा? बहुत कम। यही इसमें रहता बहुत कम के अलावा 0 दिया होता तो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन नंबर वही 0 वाला सही हो जाता। तो यहाँ बहुत कम था, तो हम लोग इसको बहुत कम के साथ यहाँ पर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भाई मेरे कि 1 टेस्ला बराबर होता है। अब 1 टेस्ला किसके बराबर होता है भाई? तो भाई सुन ध्यान से कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है? बी इंटू ए होता है। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। अब फाई के लिए क्या होता है? फ्लक्स का वेबर होता है, वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। ए मतलब क्या? क्षेत्रफल ना, इसका हो गया मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ऐसे। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना? तो यहां पर 1 लगा देते, कुछ नहीं, तो 1 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा? यहां से बी हम लोग का करेक्ट हो रहा है। बहुत भाई का अथी होगा कि सर यहां पर भी 1 लगाएंगे, तो नीचे 1 लगाने से फायदा कुछ है क्या? 1 लगाएंगे तो गुना करके तो वही चल आएगा। तो यहाँ कौन सा? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हम लोग का सही हो जाएगा। 1/1 कितना? 1 ना होगा। ठीक, आगे आते हैं। अगला बोरे क्वेश्चन कह रहा है धारा सुग्रहिता। अगर भाई लोग पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में 2 चीज पढ़ना था, वोल्टता सुग्रहिता। वोल्टेज के कारण जो विचलन कोण आता है
वो वोल्टता सुग्राह्यता कहलाता है। और धारा के कारण जो विचलन कोण आता है वो धारा सुग्राह्यता कहलाता है ना। तो वोल्टता सुग्राह्यता का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा भी होता है, और धारा सुग्राह्यता का थीटा बट्टा आई होता है। तो देख भाई, धारा सुग्राह्यता का फॉर्मूला होगा थीटा बट्टा आई। हम लोग का ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, बी, यहां से हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख भाई, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान पूछ रहा है भाई, तो इसका आंसर होना चाहिए, देख ले भाई क्या कह रहा है, देख भाई आवृत्ति पूछ रहा है, साइक्लोट्रॉन का आवृत्ति पूछ रहा है। तो आवृत्ति क्या होता है कि एक सेकंड में कितना बार जो इलेक्ट्रॉन जो आवेशित कण घूमता है वो उसकी आवृत्ति होती है। और आवृत्ति अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए पढ़ा हो कि आवृत्ति निकालने के लिए पहले वो क्या निकालता है, तो इसमें आवर्तकाल निकाला जाता है, और आवर्तकाल के बाद आवृत्ति, आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/t होता है। पहले आवर्तकाल मतलब निकालने का इसका प्रोसेस होता है। इसका फॉर्मूला अगर जाना जाए तो आवृत्ति का फॉर्मूला कितना होता है, QB/2πm, इसका आंसर हो जाता है। यानी साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान कितना होता है, QB/2πm होता है, जहां Q कितना आवेश होता है, B का मान चुंबकीय क्षेत्र होता है, पाई तो पता है भाई, M मतलब M जो उसका जो द्रव्यमान होता है, M इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे बोल रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है, जो निर्दिष्ट कर मतलब होता है। अब मतलब कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव सदिश राशि का दिशा पूछ रहा है। तो याद रख भाई कि अगर डायपोल बोलता है, ये अगर डायपोल बोलता है तो डायपोल में ये माइनस क्यू आवेश होता है, यहाँ प्लस क्यू आवेश होता है। तो दिशा हमेशा ऋण से कहां धन होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा हमेशा ऋण से धन होता है। तो अगर ये विद्युत द्विध्रुव होगा तो ऋण से धन मतलब क्या, माइनस से प्लस होता है। अगर मान ले बच्चा लोग यही क्या हो, चुंबक हो, तो चुंबक में यहाँ होता है नॉर्थ पोल और यहाँ क्या होता है साउथ पोल। तो साउथ पोल निगेटिव माना जाता है और नॉर्थ पोल कहाँ माना जाता है, पॉजिटिव। तो दिशा कहाँ होगा, ऋण से धन मतलब साउथ से कहाँ होगा, नॉर्थ होगा। तो साउथ मतलब हो गया दक्षिण हो गया और नॉर्थ मतलब हो गया उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 28 में देखा जाए। 28 बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण कह रहा है। तो म्यू इजिकल ये क्या हो गया, इसमें म्यू इजिकल टू कितना होता है, म्यू इजिकल टू आई गुना ए होता है। तो आई के लिए एम्पियर हो गया, ए के लिए क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर का स्क्वायर, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ से बी हम लोग का यहाँ से करेक्ट हो रहा है। बहुत सिंपल, अगर फॉर्मूला भाई मेरे ध्यान होगा तो आराम से बना सकते हो, नहीं तो बनने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण वेक्टर बी और चुंबकन की तीव्रता वेक्टर एम के बीच संबंध होता है। तो भाई मेरे ऑप्शन नंबर डी में क्लिक कर दे कि वेक्टर बी इजिकल टू म्यू नॉट वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम होता है। ठीक है, ये तो रिलेशन होता है और रिलेशन तो सब बच्चों को पता होगा इसके बीच रिलेशन कैसे होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 29 खत्म ना, आगे आते हैं। बस देखते देखते ये समय बीत जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ये हो इंतजार करते रहिए। एगो शायरी सर हो जाए, नहीं मत आइए सर, शायरी दीजिएगा तो जरूर प्रस्तुत करेंगे सर, प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बच्चा लोग हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छा शायरी बोलते हैं, बोलते भी हैं लिखते भी हैं, इतना अच्छा बोलते हैं ना कि मत पूछो। और मुझे शायर बनाने का जो थोड़ा बहुत जो क्रेडिट होता है, थोड़ा बहुत नहीं वो पूरा जो होता है वो उन्हीं का जाता है। हाँ, अब यहाँ ये क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन बड़ा दमदार क्वेश्चन है बच्चा लोग। देख क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m दिया हुआ है, मतलब एक तार बनाते हैं भाई लोग, इसका आघूर्ण ये में हम लोग का a हो गया b हो गया, इसका लंबाई l है, तो इसका आघूर्ण दे दिया m। तो m इजिकल टू कितना होगा, कैपिटल M इजिकल टू कितना, m गुना द्विध्रुव की लंबाई। तो ये मान ले भाई द्विध्रुव हो गया, इसका लंबाई कितना l, हम लोग 2l भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये m हो गया। अब कह रहा है कि इसको मोड़कर, अब क्या बोल रहा है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, मतलब इसको अर्धवृत्त के आकार में ऐसे मोड़ा जाता है। तो यही तार था, ये हम लोग का a हो गया, ये हम लोग का b हो गया। अब देख भाई ये हम लोग का केंद्र हो गया, ये r हो गया, इधर भी कितना होगा, इधर भी r हो गया। अब हम लोग जो मोड़े हैं तो ये लंबाई अब कहीं ना कहीं ऐसे घूम गया ना,
तो अगर ये घूम गया तो ये तो पाई इंटू आर, अर्धवृत्त का परिधि, ये किसके बराबर हो गया, ये भाई मेरे एल के बराबर हो गया, एल के बराबर। और अब इसका मुझे क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण एम डैश इज इक्वल टू कितना होगा, एम डैश इज इक्वल टू प्रबलता आगुना में क्या, द्विध्रुव की लंबाई। तो लंबाई तो ये ए और बी के बीच का लंबाई कितना, तो लंबाई तो सीधा सीधी काउंट होता है, तो लंबाई कितना 2r हो गया। यानी यहां से अगर m डैश निकाला जाए तो यहां से कितना m गुना 2r का वैल्यू कितना 2r है, यहां से अगर r निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय l हो जाएगा। तो m और r का वैल्यू कितना गुना में 2r ना, ये गुना में ये गुना हो गया और 2 दिया हुआ है, 2 लगाओ और r का वैल्यू बच्चा कितना दिया हुआ है, r का वैल्यू आ गया पाई बाय l आ गया। तो यहां से लगाते हैं पाई बाय l लगाते हैं, पाई बाय l लगाते हैं। अब एक चीज देखा जाए, कुछ गलत कर दिए क्या, जा r इक्वल हम लोग गलत निकाल लिए हैं, यहां से r निकालेंगे ना तो l बाई पाई होगा ना, मैं पाई बाय l कर लिया था। अब इसको सही कर लेते हैं। तो m डैश इक्वल टू कितना m, तो m लगा भाई मेरे, गुना में क्या बोले 2r बोल रहा है, तो यहां से 2 ले लो और r का मान कितना दिया भाई l बाई पाई है, तो यहां कर लेते हैं l बाई पाई कर लेते हैं। अब एक चीज देखा जाए m डैश इज इक्वल टू m गुना l, ये देख ना भाई m गुना l क्या है, इसको हम लोग कैपिटल M लिख सकते हैं। तो यहां लगा ले भाई लोग, यहाँ पे कितना कैपिटल M हो गया, आगे में क्या है 2, अब बाई कितना हो गया पाई हो गया। मतलब नया आघूर्ण जो होगा वो 2m बाई पाई होगा, और 2m बाई का ऑप्शन नंबर डी है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां से करेक्ट हो जाएगा। देख करना कुछ नहीं था, एक तार है, तार की लंबाई क्या मैं l मान लिया, इसका आघूर्ण कितना m इक्वल टू m इंटू छोटा l हो गया, छोटा m क्या ध्रुव का प्रबलता हो गया, l उसका लंबाई हो गया। अब इसी को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया, तो मोड़ा तो इसका जो लंबाई था अब वो तो परिधि बन गया इसका भाई। अब परिधि का लंबाई कितना पाई आर होता है, अब वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है, तब पाई आर इक्वल टू कितना, तो ये किसके बराबर होगा एल के बराबर होगा, क्योंकि यही तार मुड़ा हुआ है ना, तो यहां से आर निकालेंगे तो एल बाई पाई हो गया। अब इसका निकालना आघूर्ण, तो एम इक्वल टू कितना, तो छोटका एम प्रबलता गुना क्या इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई कितना इन आर हो गया, इन आर तो पूरा कितना होगा 2r हो गया। अब आर का वैल्यू यहाँ पे एल बाई पाई डाल दिए, अब एम इंटू एल क्या है m इंटू एल, बड़का m है तो यहाँ पे डाल दे बड़का m, तो 2 पहले से है तो 2m बाई पाई, ऑप्शन नंबर डी यहां से हम लोग का करेक्ट हो गया। जी सर मंत्र लिख रहे हैं क्या सर, लिखिए लिखिए मंत्र लिखिए। ये हम लोग का बच्चा मेरे 31 हो गया। आप मंत्र भी रखते हैं ना सर, हाँ एक शायरी, छोटा सा शायरी है, मैं बोलता हूं, नजरें बयां करती है मगर इजहार नहीं करती है, नजरें बयां करती है मगर वो इजहार नहीं करती है, पसंद तो वो करती है, नहीं हुआ, मुझे नहीं हो रहा है मेरे से शायरी में एक बार और ट्राई करता हूं। नजरें बयां करती है मगर इजहार नहीं करती है, नजरें बयां करती है मगर इजहार नहीं करती है, पसंद तो करती है वो हमें, पसंद तो करती है वो हमें मगर प्यार नहीं करती है। कितना अच्छा है, और ये बात सही भी है, ये बात 100% सही है। मैं जी सर तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। देखिए 31 में क्या करें, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्त काल होगा। अगर चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ा देंगे उसका आवर्त काल क्या होगा बच्चा मेरे, घट जाएगा। अगर भाई दोलन काल बढ़ेगा तो उसका यानी कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से, हाँ अगर m का मान बढ़ेगा, m का मान बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, चुंबक का जो आवर्त काल होगा हम लोग का भाई मेरे घट जाता है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि लोहा होता है, लोहा कौन सा पदार्थ है भाई, सबको पता है कि पदार्थ नॉर्मली फिजिक्स में हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पढ़ते हैं। तो लोहा क्या होता है, हम लोग का लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ये लौह चुंबकीय पदार्थ होता है ना, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ में काउंट होता है। और इसका चुंबकन प्रवृत्ति कितना होता है, सबसे बेसी लोहा इसी का होता है, म्यू का मान जो होता है उस 1 से ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं आगे ये भी क्वेश्चन आएगा। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन कह रहा है बोरे यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा का व्यंजक होगा। टेन डेल्टा बोल रहा है बोरे, तो याद करना बच्चा लोग कि बी भी इज इक्वल टू होता है बी साइन थीटा होता है, बी साइन थीटा होता है, और बी एच इज इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा होता है। तो दोनों को जब भाग कर लेते हैं हम लोग, जब इक्वेशन ये फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, और जब दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, 10 मिलता है, 10 मिलता है। याद करना पृथ्वी का चुंबकीय अवयव कितना, 3 होता है। पहला नति कोण होता है, दूसरा क्या दिक्पात कोण होता है, तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। तो उसी में हम लोग करते हैं क्या, उसको जब थर्ड को जब हम लोग बनाते हैं तो ये समीकरण 1 मिलता है और यहां से समीकरण 2 मिलता है, और जब दोनों को भाग करते हैं तो यहां से मिलता है 10 डेल्टा मिलता है। और 10 डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, बी वी बाई बी एच। ठीक है ना, साइन बाई कॉस हो जाएगा ना, जब साइन बाई कॉस होगा तो 10 होगा, और बी वी बाई क्या मेरा बी एच हो जाएगा। मतलब इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो बी वी अब बाई बी एच इज इक्वल टू कितना हो गया, तो बी साइन थीटा, अब बाई हो गया बी, यहां से कितना हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा ले या डेल्टा ले बात एक ही होता है, तो ये मेरा कट गया, तो ये मेरा क्या मिल गया, टेन थीटा मिल गया। अगर हम लोग डेल्टा लेते तो डेल्टा चला आता है, तो यहां से क्या बी वी बाई बी एच हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, ऑप्शन हम लोग का यहां से ऑप्शन ए हम लोग का यहां से करेक्ट हो रहा है, बी वी बाई बी एच हम लोग का सही हो रहा है। सब बच्चा इसको पढ़ा होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। भाई चुंबकशीलता मैं भी जस्ट बोला था, सबसे बेसी किसका होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ का होता है, सबसे ज्यादा इसी का होता है। मतलब कि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। इसका वैल्यू कितना भाई, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, याद रखना सबसे बेसी इसी का होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का 1 से कम होता है, अनुचुंबकीय का 1 या 1 से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, लौह चुंबकीय का सबसे बेसी होता है। हाँ, अगला देखो, अगला कह रहा है बच्चा मेरे कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। तो देख चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, वेबर किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। और जूल किसका होता है भाई, कार्य का या ऊर्जा का हम लोग का जूल हो जाता है। तो हम लोग से क्या पूछे, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर, यानी टेस्ला हम लोग का, सॉरी वेबर हम लोग का आंसर हो जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अगर फैराडे का नियम पढ़ा होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बताया गया था, लेंज का नियम से क्या था, किसी लूप कुंडली में प्रेरित धारा का दिशा के बारे में बताया गया था। और ये किस पर काम करता है, तो ये काम करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी यहां से करेक्ट हो गया। आगे चलता, अब क्लास को थोड़ा जल्दबाजी में खींच लूंगा। देख भाई, अब कह रहा है किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का आघूर्ण बोल रहा है। अब ध्यान से देख, गौर से देख भाई, थोड़ा जगह बढ़ाता हूं। मान ले बच्चा लोग कि एक मेरे पास में एक चुंबक है, और इसमें क्या है कि इसका प्रबलता -m और इसका प्रबलता +m, और इसका लंबाई कितना है, 2l है। तो इसका आघूर्ण जो होगा m इजिकल टू हो जाएगा प्रबलता इंटू में क्या होता है, लंबाई। लंबाई कितना हो गया, 2l हो गया। अब यही इसको अगर दो पार्ट में इसको काट, दो पार्ट में, तो दो पार्ट में अगर इसको काट देंगे, दो पार्ट में इसको काटेंगे, तो इसका आघूर्ण का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m इजिकल टू कितना, प्रबलता गुना में क्या लंबाई, इनमें का लंबाई कितना l, तो इसका l, तो इसका कितना हो गया, l हो गया। मतलब प्रबलता गुना में लंबाई, तो इसका प्रबलता भाई m लेते हैं, लंबाई इसका कितना हो गया l, तो लंबाई अगर 12 था तो यहाँ 12 हो गया। अगर आधा किए तो कितना हो गया, आधा किए मतलब क्या, इसमें अगर 2 से भाग कर दिए तो आधा के लिए कितना ml हो जाएगा। अगर 3 टुकड़ा में इसको काटेंगे तो 3 से भाग होगा, 10 टुकड़ा में काटेंगे तो 10 से भाग होगा। अगर इसी को n टुकड़ा में बांट दे तो कितना से भाग करोगे, n से ना। तो प्रबलता मतलब हम लोग का जो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो कितना से भाग हो जाएगा, n से भाग हो जाएगा। तो देख तो भाई यहां की बोल रहा था, ये क्वेश्चन को पढ़, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भाई मेरे इसको पढ़ ध्यान से। ये कह रहा है किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का आघूर्ण कितना होगा, जितना भाग में काटेंगे उतना से भाग कर दे। भाई n भाग में काटा तो कितना से भाग कर देगा, n से ना भाग करेगा, तो आघूर्ण में की किए n से यहां पर भाग हो गया, m/n हो गया। आगे आता हूं, शक्ति गुणांक के लिए बोलता है बोले शक्ति गुणांक बराबर होता है, तो भाई शक्ति गुणांक किस पर निकाला जाता है, कॉस पे। शक्ति गुणांक कॉस पे निकाला जाता है। अब ध्यान से सुन, तू लोग पर भाई आर सी परिपथ पढ़ा होगा, या मान ले RL परिपथ पढ़ा होगा।
मान ले आरसी परिपथ पढ़ा होगा तो उसमें cos फाई जो होता है ये निकाला जाता है z बाई कितना होता है ओमेगा एल होता है, z बाई ओमेगा एल होता है। आरसी परिपथ है ना, तो रुक जा, आरसी परिपथ है तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार में हम लोग किसको लेते हैं, आधार में प्रतिरोध होता है, आधार में प्रतिरोध होता है, और कर्ण में कौन होता है, z हो जाता है। जहां z का वैल्यू कितना बच्चा लोग, रूट अंडर क्या होता है आर स्क्वायर होता है, प्लस में c है तो 1/ओमेगा का स्क्वायर इनटू क्या होता है c का स्क्वायर हो जाता है। यानी आरसी परिपथ है या कौन आरसी परिपथ ले या आर एल परिपथ लोगे तो वहां पर शक्ति गुणांक का जो वैल्यू होगा वो r बाई जेड, मतलब r बाई जेड की फॉर्म में आएगा। z तुम्हारा कहाँ होगा, बट्टा में होगा, z कहीं भी तुम्हारा बट्टा में, z यहाँ पर कर्ण का काम करता है, तो बोल रहे यहाँ पर शक्ति गुणांक बराबर होता है तो r बाई जेड के बराबर होता है। और ये सब क्वेश्चन भाई याद कर ले, ये सब क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला। जब भी बोलेगा शक्ति गुणांक होता है तो उसका आंसर क्या होगा, r बाई जेड ही देखने को मिलेगा, इसके जगह पर कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। आगे आ जा, देख शक्ति गुणांक बोलेगा तो cos पर निकलेगा और कालांतर बोलेगा तो tan पर निकलेगा, कालांतर हमेशा tan पर निकलेगा, और कालांतर में हो जाता है लंब बट्टा आधार हो जाता है, तो कालांतर जब निकालोगे ना तो r का मान बट्टा में मिलेगा, r का मान याद रखो, शक्ति गुणांक में r मिलेगा ऊपर में और कालांतर में r मिलेगा बट्टा में और tan मिलेगा। तो देख भाई r कहां है बट्टा में, r कहां है बट्टा में, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में tan होगा और r होगा बट्टा में, तो tan यह है, r कहां है बट्टा में, तो हम लोग का LR परिपथ में कालांतर का मान कितना, tan इनवर्स ओमेगा L बट्टा r होता है। जितना बच्चा थ्योरी में पढ़ा होगा सब ओवर थ्योरी में सब लिखा होगा, शक्ति गुणक और कालांतर कैसे निकलता है इसको, इस चीज को याद रखना। आगे आता हूं, आगे कर रहा है बच्चा रे खाना पूरा खा लिए, पता है खा क्या है, पेट पूरा फुल है, पेट फुल है, तब क्लास ले ले भाई, बहुत खाना खा ले, मतलब आज पहला बार खाना खा के पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक ना, वो खाना घर से नहीं खा के आया, खाना ढाबा से खा के आया। देख भाई बोल रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, दिष्ट धारा बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा नहीं बोल रहा है, तो जब दिष्ट धारा बोलेगा तो प्रेरणिक प्रतिघात का वैल्यू कितना होगा बच्चा मेरे, 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का शून्य हो जाता है, चीज को याद रखना है। आगे आ जा, अगला करे भाई मेरे निम्नलिखित में से कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है भाई, कोणीय आवृत्ति कौन सा, ये बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही। याद कर भाई मेरे, याद कर 100 बच्चा कि जब XC बराबर XL होता है तो यहाँ कितना 1/ओमेगा C हो जाता है, यहाँ पर ओमेगा L हो जाता है, तो यहाँ से ओमेगा का निकालेंगे भाई ओमेगा स्क्वायर, तो 1/LC भाई मेरे यहाँ से ओमेगा कितना 1/√LC, यही कहलाता है कोणीय आवृत्ति कहलाता है। कोणीय आवृत्ति का मान कितना 1/√LC, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ से बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे आता हूं, 42 नंबर देखा था भाई मेरे, यहां कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है। भाई देख भाई ध्यान से, अगर यही E/B बोला होता तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश का चाल के बराबर होता है। पलट दिया, अगर यही B/E बोल रहा है ना तो पलट देगा तो हम क्या सेकंड बट्टा मीटर, मतलब क्या सेकंड मीटर का क्या होगा इनवर्स, तो सेकंड मीटर का इनवर्स ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा बी यहाँ से करेक्ट हो गया है ना, तो इसका ऑप्शन हम लोग बी यहाँ से करेक्ट मान लेंगे, कर लेंगे 42 का। देखो भाई अगला बोल रहा है निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता सबसे बेसी, भाई तो याद कर ले सबसे ज्यादा भेदन किसका होता है, गामा का होता है, सबसे बेसी भेदन किसका, गामा का, मायने में घुसा ले भाई। और ये क्वेश्चन क्या है, VVI 43 नंबर क्वेश्चन बच्चा मेरे क्या हो गया, VVI, निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता सबसे बेसी होता है, तो भाई मेरे किसका, तो गामा का सबसे ज्यादा होता है, गामा का सबसे ज्यादा होता है, इस चीज को बच्चा मेरे याद रखना, गामा का सबसे बेसी होता है ना, गामा का सबसे बेसी होता है भेदन क्षमता। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख भाई, 43 खत्म ना, बस 70 को क्वेश्चन है, 43 हो ही गया, अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है। देखो करे प्रतिबाधा का मात्रक होता है, भाई मेरे प्रतिबाधा बोलेगा, प्रतिघात बोलेगा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलता है तो याद रखना बच्चा मेरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। प्रतिबाधा का सही मात्रक क्या होता है बच्चा सब, ओम होता है। और टेस्ला किसका, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। हेनरी किसका होता है, स्वप्रेरकत्व का या अन्य प्रेरकत्व का हेनरी होता है। और फैराडे किसका होता है, तो विद्युत धारिता का फैराडे हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख,
कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है भाई, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यहां बोल रहा है, और कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है भाई। तो देख, उत्तल लेंस के लिए पहले निकाल ले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए अगर तू निकालेगा भाई शक्ति निकालेगा तो P इज इक्वल टू 100 बट्टा भाई मेरे F आता है, तो P1 करते हैं तो बराबर 100। अब फोकस कितना दिया उत्तल लेंस के लिए? 40 दे दिया, तो 40 दिया तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये हम लोग का 2 आ जाएगा, ये ना मतलब 2.5 के आसपास चलाएगा, 2.5 आ जाएगा, यानी कि 2.5 आ जाएगा। 2.5 डायोप्टर हो गया है ना, ये P1 हो गया। अब ये कौन उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए था, और अवतल लेंस के लिए कितना 20 सेंटीमीटर दे रहा है। तो भाई मेरे अवतल लेंस का, अवतल लेंस के लिए बोल रहा है, लेंस के लिए, तो इसका PT इज इक्वल टू 100 बट्टा फोकस। तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है भाई मेरे, ये निगेटिव होता था, माइनस में कितना हो गया? माइनस हो गया 20 हो गया, तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 20 पंचे 100, तो माइनस में 5 आ गया, 5 डायोप्टर आ गया। अब क्या बोल रहा है, इसको संयोजित करना है, संयोजित, इसका कुल शक्ति कितना हो जाएगा? कुल बोलेगा कुल P, तो P बराबर कितना? P1 प्लस P2 हो जाएगा, मतलब कितना? 2.5 में, अब प्लस में माइनस में 5 आ गया, तो माइनस 2.5 डायोप्टर हम लोग का आंसर हो गया, माइनस में 2.5 डायोप्टर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा भाई मेरे? ये ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहां से करेक्ट हो जाएगा। चल ध्यान से देख कैसे हम बनाए, सो आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा देने पर इसकी फोकस दूरी, फोकस रे भाई, गोलीय दर्पण है, दर्पण कोई भी होगा, तो दर्पण का फोकस दूरी कितना? R/2। किस पर डिपेंड करता है? त्रिज्या पर डिपेंड करता है, वो दूसरा चीज त्रिज्या पर, तो त्रिज्या का तो कोई चर्चा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? समान रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, ये त्रिज्या में कोई परिवर्तन होता तो दिक्कत था, है ना। कह रहा है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा देने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं, समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहां कह रहा है 1 म्यू 2 के बराबर होता है। देख भाई ध्यान से सुन, अगर बोला है 1 म्यू 2 बोला तो ये हो जाएगा म्यू 2 बाय कितना हो जाएगा? म्यू 1 हो जाएगा। यही बोलता कि म्यू, ऐसे बोलता 2 1, तो ये क्या हो जाता? म्यू 1 बाय म्यू 2 हो जाता। सब बच्चा को लिखना आता होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहां से क्या? ए हम लोग का यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला देख, आगे कह रहे हैं वो, अरे खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। क्या होता है भाई? सब बच्चा याद कर ले भाई, याद कर ले इस सब चीज को, ये सब चीज को याद कर ले भाई। इसका आवर्धन क्षमता कितना होता है? माइनस में F0 बाय Fe होता है। खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता माइनस में F0 बाय कितना? Fe। इस सब चीज को बच्चा याद करके रखे, सब चीज जो होता है वो बार बार देखने लायक नहीं होता है। आज पढ़ाने पर तो अक्सर हो रहा है, पेट बहुत ज्यादा खाली है यार, मन नहीं कर रहा है पढ़ाऊं, लेकिन चल वो देख। तो इसका जो हो गया ना हम लोग का 48 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई मेरे बोल रहा है यहां से कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही? भाई अरे वर्ण विक्षेपण क्षमता है भाई, तो याद करना इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई कितना होता है? थीटा बाई क्या? डेल्टा होता है, थीटा बाई डेल्टा होता है। अब थीटा क्या होता है? तो ये होता है ना, सब बच्चा लोग पढ़ा होगा, ये विचलन कोण किसके लिए होता है? मतलब क्या? डेल्टा भी या माइनस क्या? डेल्टा आर। अब बाई कितना होता है इसके लिए? मतलब डेल्टा यू वाई हो जाता है, इसको हम लोग वाई भी लिखते हैं माध्य रंग के लिए। अब डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर सॉल्व करोगे तो कौन सा मिल जाएगा? ओमेगा इक्वल टू ये मिल जाएगा। नहीं ये नहीं, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा भाई, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। अरे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा भी निकालोगे ना, तो म्यू भी माइनस में 1 इंटू में कितना? इंटू में ए हो जाएगा। और जब डेल्टा, जब आर निकालोगे बच्चा, जब डेल्टा आर निकालोगे या स्मॉल आर लिखोगे, तो ये हो जाएगा म्यू आर माइनस में 1 इंटू क्या हो जाएगा भाई मेरे? ए हो जाएगा। और जब इस वाले फॉर्मूला पे डाल दोगे, इस वाले फॉर्मूला पर डाल दोगे, डालूंगा इस वाले फॉर्मूला पर, तो क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहां से करेक्ट हो जाएगा। और डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू वाई माइनस में 1। तो देखना भाई डेल्टा वाई है तो म्यू वाई माइनस 1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हल करोगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन भाई देखा जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है? एक कांच है, इसके लिए मुझे जगह भी चाहिए, ठीक है। एक कांच है और ऊपर जगह है क्या? थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाना चाहिए। एक कांच है भाई,
कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो फोकल भाई सब बच्चा पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू होता है एफ एयर के लिए, ये होता है म्यू जी बाय म्यू एयर, माइनस में 1 इंटू हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये 1/f एयर हो गया, एयर हो गया। अब देखो ना, इसको डिवाइड कर देंगे भाई, इसको डिवाइड कर देंगे, यहीं से डिवाइड मार देंगे। पहले की बोला था, पहले बोला कांच का एयर में रखा हुआ है, जब कांच एयर में रखा हुआ है तो उसका अपवर्तनांक कितना दिया, उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये किसका, एक ग्लास का अपवर्तनांक, ये ग्लास का अपवर्तनांक है, कब भाई, एयर में, और एयर का अपवर्तनांक कितना है, म्यू ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एयर का अपवर्तनांक तो एक ही होता है, एयर का अपवर्तनांक एक होता है। तो जब देख कांच का रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो जिसमें रखा है वो नीचे होता है, जो रखा होता है उसका अपवर्तनांक ऊपर होता है। फिर बोला है कांच को कहां, पानी में डुबा दिया, तो जब पानी में डुबा दिया तो इसका 1/f ग्लास, मतलब ग्लास कथी में, वाटर में डुबा दिया, तो यहां वाटर लगा ले, पानी में डुबा दिया, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो म्यू जी बाय कितना, म्यू वाटर माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा भाई मेरे, r1, यहाँ r2 हो गया, तो ये तो कट गया, ये कट गया, पहले इसको अलग अलग निकालते, मैं इसको साथ ही में कर दिया। तो यहां से देख बच्चा, ये म्यू जी का वैल्यू कितना, 3/2 है, 3/2, म्यू ए का वैल्यू 1 हो गया, तो इसको छोड़ दे, माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। अब बट्टा में कितना, म्यू जी का वैल्यू कितना भाई, तो 3/2 हो गया, 3/2। अब बट्टा में कितना, म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/3, म्यू डब्ल्यू का वैल्यू है, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। अब माइनस कितना आ गया, माइनस आ गया 1 आ गया। इसको हल करेंगे हम लोग को आंसर मिल जाएगा, जो बात है। तो देखना, इसको हल करते हैं, यहां से कितना आ गया, एलसीएम के तो 1/2 हो जाएगा, और इसको भाई अगर सॉल्व कर देगा तो ये 3 तिया 9 ऊपर चला गया, 4 दूना 8 नीचे आ गया, तो हो गया कितना, 9 माइनस में 8, अब बट्टा में 8 हो जाएगा। तो भाई मेरे ये हो गया 1/2, गुना करेगा तो 8/1, तो काटेगा तो 4 हो गया। मतलब यहां से कि, और ये अगर पलट जाएगा भाई, इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा FW/F एयर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो भाई FW इज इक्वल टू कितना, 4A हो जाएगा, 4FA हो जाएगा, 4FA। मतलब भाई लोग हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, FW इज इक्वल टू कितना, 4FA हो गया। देख ले, यही ना, कैसे निकालते, ध्यान से देख लो भाई। पहले क्या किए, लेंस सूत्र लगा दिए, एयर के लिए लिख दिए, कांच पहले कहां, हवा में है, जिसमें है उसका अपवर्तनांक नीचे होगा, है ना, होता ना, μ2 बाय μ1 होता है ना भाई, और जो रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक कहां, ऊपर। फिर कांच को पानी में डुबा दिए, तो भाई पानी का अपवर्तनांक कहां, फिर नीचे आ गया। ये पहले लिए थे कांच के लिए, और फिर ये लिए पहले हवा के लिए, और फिर ये लिए पानी के लिए। आई समीकरण 1, इसको हम लोग समीकरण 1 था, आई समीकरण 2 था, दोनों को हम लोग भाग कर दिए, तो 2 बार नहीं करने से अच्छा हम लोग एक बार इसको कर दिए, जबकि हल करके देखिए ना, 4A चला है। स्क्रीनशॉट भाई इसका कर ले पहले। तो इसका बस यही एक न्यूमेरिकल था जो थोड़ा सा बड़ा था, अब सब छोटा छोटा होगा। हाँ, तो इसका भाई मेरे ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन हम लोग का यहां से डी, यहां से हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बोल रहा है बच्चा, देख तो ध्यान से, यहां करे वो देख, गौर से देखना, ये बोल रहा है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जब बोलेगा ना पावर में -1/2, तो याद कर लीजिए सी होता है, प्रकाश का चाल होता है, ये प्रकाश का चाल होता है। अब प्रकाश का चाल कितना, ये होता है प्रकाश का चाल कितना, 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻10 लगा देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देख तो भाई 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर यहां से भी हम लोग का यहां से करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ता हूं, अगला देख, अगला बोला बच्चा व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होता है। सब बच्चा को पता है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, d × लेमडा, अब बाई क्या होता है, d होता है। हम लोग का ऑप्शन में बच्चा यहां से कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन में यहां से हम लोग का ए हम लोग का करेक्ट हो रहा है। चलो आगे आते हैं। बुआ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहां से कि चांदी का कार्यफलन होता है। चांदी का भाई कार्यफलन पूछे, चांदी का, तो चांदी का कार्यफलन कितना होता है भाई, तो चांदी का कार्यफलन होता है 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चांदी का कार्यफलन बच्चा मेरे 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ, अगला क्वेश्चन देख, देखो यहां से कह रहे कि सोडियम का देहली तरंग दैर्घ्य कितना होता है। भाई देहली तरंग दैर्घ्य सब बच्चा पढ़ा होगा, कार्यफलन क्या सब बच्चा को पता होगा। याद कर ले, सोडियम का बोला है ना, तो सोडियम में कितना होता है, 540 नैनोमीटर होता है, 540 नैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख,
अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होता भाई मेरे, तो आवृत्ति का मान नहीं बदलता है ना। तो देख ले, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, चाल बदलता है, पर कौन राशि नहीं बदलता है भाई मेरे, तो आवृत्ति का मान जो होता है नहीं बदलता है। इस चीज को याद रखना, जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो उसका आवृत्ति का मान नहीं बदलता है। ठीक है, इसको खत्म भी करना है जल्दबाजी में, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली खींच रहा हूं इसको। बस 56 पर आ गया। देखा जाए, यहां पर बोल रहा है कि बीटा किरण विक्षेपित होती है। तो बीटा क्या है, निगेटिव कौन होता है, ऋणात्मक कौन होता है। जो निगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र से भी विचलित होगा और चुंबकीय क्षेत्र से भी विचलित होगा। तो बीटा भाई कहां से विचलित होगा, बीटा दोनों से विचलित होगा, चुंबकीय से भी होगा और विद्युत से भी होगा। ऑप्शन में हम लोग का बच्चा मेरे डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भाई मेरे 57 नंबर, निम्नांकित में से भेदन क्षमता सबसे बेसी किसका होता है। इससे पहले ही बता चुके हैं कि सबसे भेदन क्षमता ज्यादा किसका होता है, गामा का होता है, गामा का सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होता है। अगला देख, अगला क्वेश्चन भाई मेरे बोल रहा है जीवाश्म की आयु का पता की जाती है। भाई जीवाश्म का जो उम्र जो होता है, आयु पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग का। अगला 59 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से नाभिक में सबसे कम अस्थायी होता है। भाई तो जब सबसे कम अस्थायी बोलेगा तो ये हम लोग का हीलियम हो जाएगा। ये सबसे कम अस्थायी जब बोलेगा भाई मेरे हीलियम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा अस्थायी बोलेगा ये सबसे ज्यादा अस्थायी हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा ज्यादा अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। सबसे ज्यादा अस्थायी भाई मेरे कौन हो जाएगा, Fe हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। और सबसे कम अस्थायी कौन हो जाएगा, हम लोग का हीलियम हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बोला बोले कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो रेटिना पर इमेज कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, यही ना, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है मानव आंख के रेटिना पर इमेज जो होता है। अगला देखो, अगला कह रहा है भाई मेरे नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जन होने पर परमाणु संख्या कितना घट जाता है। तो देख, अगर मान ले कोई नाभिक है, जैसे मान ले भाई यूरेनियम है, यूरेनियम 92 U235 है, अगर इसके नाभिक से भाई मेरे एक अल्फा कण निकल जाएगा तो इसके नाभिक से क्या होगा, दो, इसके नाभिक से दो घट जाएगा, इसके नाभिक से हो जाएगा 90 और ये 231 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। अब प्लस में 2He4 ऐसे इसका परमाणु संख्या 2 घट जाएगा और द्रव्यमान संख्या कितना घट जाएगा, 4 घट जाएगा। तो याद रखो, जब किसी भी तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण निकलेगा तो उसके परमाणु संख्या में कितना कमी होगा, 2 इकाई का कहीं नहीं 2 घट जाएगा, है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि परमाणु संख्या से कितना घटता है, भाई 2 घट जाता है, याद रखना। और जब बीटा निकलेगा तो 1 बढ़ जाएगा और गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकेत, ये जो संकेत दिया है ये कौन सा गेट है भाई, तो सब बच्चा को पता है ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। ये भाई मेरे कौन सा गेट है, ये और गेट है ना, ये और गेट का फोटो बना हुआ है। पीछे का अगर कर्व होगा, आगे अंडा नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा, तो ये और गेट होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन भाई मेरे कह रहा है कि चित्र देखना डी के शेप में बना होगा, डी के शेप में बना होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कौन सा गेट होगा, ये एंड गेट होगा, डी के शेप में होगा और कोई कुछ मतलब अंडा नहीं होगा, मतलब ऐसे आगे यहाँ पर जीरो नहीं लगा होगा, पीछे का टेढ़ नहीं होगा, तो ये एंड गेट होता है। आगे आ जा, अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है ये संख्या पूछ रहा है, पता है कि ये कौन सा संख्या है ना, ये कौन सा संख्या पूछ रहा है। आ जाना भाई, इसको बनाते हैं। कह रहा है कि 11 है ना, इसके लिए क्या करना है, डब्बा बना ले। इसके लिए भाई मेरा डब्बा बना, इसके लिए ऐसे डब्बा बना, क्या गो भाई 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लगा ले, 1 हो गया, डबल 0 हो गया, एगो 1 है ना, डबल 0 हो गया, 1 हो गया, तो 1 यहां पर लगा। अब देख सब के नीचे में क्या, सब के नीचे में 2 लगा दे, 2 लगा, यहाँ पावर 0 से काउंटिंग कर, 0 1 2 3 कर ले, इसको गुना करके जोड़ दे, तो 1 गुना 2 के पावर 3 में आई 0 तक बातें खत्म, 1 गुना 2 के पावर 0 ऐसे कुछ होगा, तो 2 दूना 4 दूना 6, 4 दूना 8 हो गया, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस में 2 के पावर 0 तो 1 होता है, 1 एकम कितना हो गया 1, तो 8 ही कितना हो गया 9, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भाई मेरे कितना हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हम लोग का हो गया 9 हो गया। 9 में क्लिक कर ले भाई। अगला कर अरे निम्नलिखित में से कौन सही है भाई, देख सब में 12 दिया हुआ है, तो 12 का बाइनरी संख्या निकाल भाई, 12 का बाइनरी संख्या निकाल,
तो 12 है तो यहाँ पर शेष लिख देना, यहाँ पर शेष लिख देना। 2 से लगा 2 छक्का 12, शेष कितना 0। फिर 2 से लगा 2 तिया 6, शेष कितना 0। 2 से लगा 2 एकम 2, शेष कितना 1 आ गया। इसको उल्टा लिख दे भाई, मतलब 1100। ये हम लोग का कितना हो गया, 12 का बाइनरी संख्या हो गया। 12 का बाइनरी संख्या 1100 हो गया। अब 1100 का है भाई ये वाला, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहां से करेक्ट हो गया। आगे आ जा। अगला कह रहा है बुआरे कि 3 को 1 निरूपित करता है, मतलब ये किस कौन संख्या है, 3 को 1 बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, डब्बा बना, क्या को 1 है, 1 2 3 को 1 है, तो 1 है ना, तो 1 1 1 सब में लगा ले। अब यहाँ पर 2 2 2 लगा, 0 1 2 लगा ले। अब 1 गुना 2 के पावर 2, 1 गुना 2 अब प्लस में 1 गुना 2 के पावर 0, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर 4 लगा। फिर 2 एकम 2 आ गया, 2 के पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 एकम कितना 1, तो 4 2 6 1 कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर 7 है कहीं भी, हाँ 7 है। इसका मतलब 66 का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो अगला बोला बुआरे, यहाँ कह रहा है कि मूल गेट होता है भाई। अरे मूल गेट क्या होता है, मूल गेट तो 3 गुना होता है, और गेट कौन सा होता है, और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है। तो जब मूल गेट बोलेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन सा गेट है, ये हो गया यूनिवर्सल गेट हो गया। नैंड गेट और नॉट गेट कौन सा गेट है भाई, यूनिवर्सल गेट ये होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यूनिवर्सल गेट हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा था कौन सा गेट, मूल गेट, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट हो रहा है। आगे आ रहा हूं, अगला देख भाई, नॉर गेट बोल रहा है बच्चा। अरे नॉर गेट में क्या, और देखिए यहाँ पर 2 गेट है, आई में लगा हुआ है ओ आर लगा, मतलब और गेट है, एन से होता है नॉट, जिसके पीछे में क्या हो, कर्व हो और आगे में अंडा होगा, वही हम लोग का कौन सा गेट होगा, नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर गेट हो गया। और ये हम लोग का कौन सा, ये हम लोग का कौन सा गेट हो गया भाई, तो ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का कौन सा, ये हम लोग का नैंड गेट हो गया, ये हम लोग का नैंड गेट हो गया, और ये हम लोग का नॉट गेट हो गया। अब भाई मेरे ये कौन सा, ये हम लोग का और गेट हो गया। ये ऐसा कुछ 4 गेट हम लोग का दिया हुआ है। आगे आ जा, 69 में देख लो 59 में यहाँ पे कह रहा है कि रेडियो तरंग का परावर्तन किससे होता है भाई। तो याद कर ले बच्चा, रेडियो तरंग का परावर्तन किससे होता है, आयनोस्फीयर से होता है। आयनोस्फीयर, आयन मंडल से रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन देख ले, कह रहा है 6 गुणांक की एसआई इकाई होती है। तो 6 गुणांक का एसआई इकाई क्या होता है बच्चा मेरे, ये होता है हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज होता है, क्या होता है बच्चा, 6 गुणांक का इकाई होता है हर्ट्ज होता है। और बच्चा आज मैंने अपना मॉडल सेट नंबर में 2 आज कंप्लीट कर दिया, और 70 क्वेश्चन का सेट आज मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा। और इसके बाद जो क्लास होगा वो 5 मार्क्स का, जो सीरीज हम लोग का चल रहा था 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन मैं करवा रहा था, वो क्वेश्चन तो मैं करवाते रहूंगा, बीच बीच में मैं मॉडल सेट भी लाता रहूंगा। 5 मॉडल सेट में दूंगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर इतना बच्चा मेरे कर लेती हो तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं अगले क्लास में।